नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग आरटीआई 2005 जो एक्ट है उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 अधिनियम आया था, तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से देखेंगे कि उसको कब लागू किया गया और किस दिन पूरे राज्य में लागू किया गया, एक राज्य को छोड़ के, जैसे कि जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में किस दिन लागू किया गया उस चीज को भी देखेंगे। और आपको जैसे कि सूचना का अधिकार 2005 है, आरटीआई कहीं पे लगाते हो तो आपको सूचना कितने दिनों में दी जाती है, ये सारा प्रोसीजर आज हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखने वाले हैं। तो फिर चलते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित तथ्य हैं। आरटीआई सूचना के अधिकार को ही राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम बोलते हैं। 2005 से संबंधित तथ्य हैं। तो कौन कौन से तथ्य हैं देखते हैं एक बार। यह अधिनियम 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। ये पहला जो लाइन है ये बोल रहा है कि यह अधिनियम जो है 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया, साइन किया गया। तो ये जो पहला कथन बोल रहा है वो बिल्कुल सही है कि हाँ, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा ये जो एक्ट है इसको अनुमोदित किया गया, साइन किया गया। अब दूसरा लाइन, इसे 21 जून 2005 को अधिसूचित किया गया। अब 15 जून को 2005 को तो राष्ट्रपति जी का परमिशन मिल गया, साइन हो गया। अब इसको रजिस्टर कब किए, अधिसूचित कब किए, 21 जून 2005 को। अब तीसरा, 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में लागू किया गया लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के। क्या बोल रहा है कि 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में इस जो अधिनियम है उसको लागू किया गया लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा ऑप्शन बोल रहा है, अधिनियम के कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए। जिस दिन 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ उस दिन क्या किए, इसके कुछ प्रावधान को तुरंत लागू किए। और इसका जो पूरा प्रावधान है उसको 120वें दिन मतलब कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू किए। अब सुनिए, अधिनियम के कुछ प्रावधान तुरंत लागू कर दिए लेकिन शेष प्रावधान को 120वें दिन लागू किए। क्यों? जिसी दिन हम लोग कुछ प्रावधान को लागू किए उसी दिन पूरे प्रावधान को क्यों लागू नहीं किए? ये एक डाउट आना चाहिए कि पूरे प्रावधान को उसी दिन लागू कर सकते थे, क्यों लागू नहीं किए, बस थोड़ा करके बाकी को फिर 120वें दिन के बाद लागू किए। तो देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या बोलता है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या बोलता है, जैसे आपको किसी चीज के लिए सूचना चाहिए तो आप कहीं पे आवेदन डालते हो कि मेरे को इस चीज के लिए सूचना देना करके, तो वो लोग क्या करेंगे, आपका जिससे भी रिलेटेड आप सूचना मांगे हो उसका डाटा आपको देंगे। तो जैसे ये तुरंत लागू हो जाता है, इसके सारे प्रावधान तुरंत लागू कर देते, तो देखे होंगे आप लोग पुराने फिल्मों में, वहां पे जो भी, जैसे एक थाने का ही एक प्रारूप ले लेते हैं फिल्म में। थाने में क्या होता था, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे एक रूम में ऐसे ही रखा जाता था। तो अब देखिए, आप जब राइट टू इंफॉर्मेशन लगाओगे थाने में कि मेरे को इसके बारे में इसकी जानकारी चाहिए करके, इंफॉर्मेशन चाहिए करके, अब उन लोग जाके उसमें ढूंढेंगे, खोजेंगे तो समय व्यतीत होगा ना। तो इस चीज को बचाने के लिए वो लोग, जो गवर्नमेंट है वो क्या बोली कि हम 120वें दिन का टाइम देते हैं, 120 दिन का टाइम देते हैं। आप लोग जो डाटा है उसको अच्छे से रख लीजिए ताकि जब आरटीआई अच्छे से हम लोग लागू कर दे तब कोई भी जैसे आपसे मांगे, सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगे, तो आप अच्छे से उनको डाटा दे पाओ, आपके पास डाटा उपलब्ध हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ प्रावधान को बस तुरंत लागू करके 120वें दिन में पूरे प्रावधानों को लागू किए, ताकि पूरे प्रावधान को जब लागू कर दे तो जैसे आपको किसी चीज की सूचना चाहिए तो जहां पे भी सूचना के लिए आप लगा रहे हो आरटीआई, वहां से आपको सूचना मिल सके। तो उन लोगों को एक समय दिया गया कि आप लोग अपना डाटा जो भी है, इंफॉर्मेशन है, उसको अच्छे से इकट्ठे करके रख लो ताकि कोई भी सूचना के अधिकार लगाए तो उनको सूचना दे दो। तो ये संपूर्ण जानकारी है इसका। तो इसके आधार पे हमारा जो क्या है, चारों जो ऑप्शन है वो सही है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया। ये चीज तो हम लोग देख लिए कि 12 अक्टूबर 2005 को 120वें दिन में पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था। कौन से राज्य को छोड़ के? जम्मू कश्मीर को। तो ऑप्शन दिया हुआ है 20 मार्च 2009, 23 मार्च 2010, 22 मार्च 2011 या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग सर्च करके बताइएगा या फिर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, उसके जो कथन है उन पे विचार करना है। तो पहला बोल रहा है इसमें कुल 6 अध्याय और धाराएं 31 हैं। क्या बोल रहा है कि इसमें 6 अध्याय हैं और धाराएं 31 है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम लेके आए थे 2005 का, तो उसमें टोटल कितने अध्याय दिए हुए थे? 6, और धाराएं कितनी थी? 31 थी टोटल। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा, जिसमें से धारा 4 की उपधारा 1, धारा 4 की उपधारा 1 और धारा 5 की उपधारा 1 और 2 तथा धारा 12, 13 और 15, 16 और धारा 24, 27 और 28 को तुरंत प्रभावी हुए। मैंने बोला था जैसे 15 जून 2005 के दिन, जिस दिन राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किए, उस दिन कुछ धारा को तुरंत उपबंध में ला दिए और बाकी जो धाराएं थी, अध्याय थे, उनको क्या किए वो लोग? 120 दिन का टाइम दिए, उसके बाद जाके उनको लागू किए। तो यहाँ पे जो जो धाराएं को तुरंत प्रभावी तरीके से लाए थे, उन धाराओं का दिया हुआ है डाटा। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन में। इस अधिनियम के शेष उपबंध इस अधिनियम के 120वें दिन को प्रवृत्त होंगे। तो 120वें दिन मतलब 12 अक्टूबर 2005, 120वें दिन के बाद उनको लागू किया गया। इसका विस्तार सिर्फ एक राज्य जम्मू कश्मीर को छोड़कर किया गया। तो इसके पहले भी मैंने बताया कि सारे राज्य में तो कर दिए 120वें दिन पे लागू, बस एक राज्य को छोड़ दिए थे। किसको छोड़ दिए थे? जम्मू कश्मीर को। तो यहां से हमारा जो ये चारों ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, उसके अंतर्गत जैसे सूचना प्राप्त करना है, हम लोगों को सूचना प्राप्त करना है तो उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। तो वो आवेदन जो है किस भाषा में किया जा सकता है? जो आवेदन करेंगे हम लोग कि हम लोग को इस चीज का सूचना चाहिए, तो किस भाषा में कर सकते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी में, अंग्रेजी में, उस क्षेत्र की राजभाषा में या उपयुक्त सभी में। तो देखिए पहला जैसे बोल रहा है हिंदी में, तो हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, और राजभाषा में, उस क्षेत्र की राजभाषा में, जहां पे हिंदी इंग्लिश नहीं चलती हो, उस क्षेत्र की राजभाषा में। अधिकतर दक्षिण भारत साइड देखा जाता है कि वहां पे अपने लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कर्नाटका में कर्नाटक, तमिलनाडु में तेलुगु, तमिल, तो वैसे टाइप के वहां पे राजभाषा में वो लोग सूचना का अधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। मतलब आप हिंदी में भी कर लो, अंग्रेजी में भी कर लो, और वहां क्षेत्र की जो राजभाषा है उसमें भी कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, उसमें सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है। एक सक्षम प्राधिकारी होते हैं, हेड होते हैं, जो कि सूचना, जो भी आवेदन करते हैं सूचना, उसके एक हेड होते हैं। ये क्रियान्वयन का काम करते हैं, उसको देखने का काम करते हैं, लीड करते हैं। तो उनके बारे में क्या क्या है करके, तात्पर्य क्या है, उस चीज को देख रहा है। तो पहला बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति जो है वो सक्षम प्राधिकारी होगा। मान लीजिए आप उच्चतम न्यायालय में सूचना डालते हो, उच्चतम न्यायालय में किसी चीज की सूचना के लिए डालते हो, तो वहां पे जो आपका सक्षम प्राधिकारी होगा, कौन होगा? मुख्य न्यायमूर्ति। कौन होंगे? मुख्य न्यायमूर्ति। अब अगला बोल रहा है किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होंगे। तो जी हाँ, किसी उच्च न्यायालय में आप अगर सूचना का अधिकार डाल रहे हैं, आरटीआई डाल रहे हैं, तो आपका जो आवेदन है उनको कौन सक्षम प्राधिकारी देखेंगे? मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। अब थर्ड ऑप्शन, संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल। अब देखिए, जो संविधान द्वारा जो भी चीज लिखित है या स्थापित है या गठित है, जो भी संस्थान है, वो उस दशा में कौन इसको देखेंगे,
कौन सक्षम प्राधिकारी होंगे? तो राष्ट्रपति होंगे या फिर राज्यपाल होंगे। उसके बाद चौथा ऑप्शन, राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में, यहाँ पे राज्यसभा या फिर राज्य की विधानसभा की परिषद होगी, उसमें कौन सक्षम प्राधिकारी होंगे? कौन आप जो अपील करोगे, सूचना का अधिकार के तहत अपील करोगे, आप अपील लगाओगे, तो कौन सक्षम प्राधिकारी होंगे? सभापति होंगे। कहां पे लगाओगे? जब राज्यसभा या राज्य की विधान परिषद में। ठीक है, तो अब यहाँ पे चारों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा या किसी राज्यसभा की विधानसभा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं? अब लोकसभा जो है हमारी और राज्य की जो विधानसभा है वहां पर सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे? तो उसका राइट आंसर आपका क्या लेना चाहिए? अध्यक्ष होगा क्या, या सभापति होंगे, या राष्ट्रपति होंगे, या राज्य होंगे? तो कमेंट करके बताइए आप लोग कि छठवें का आंसर क्या होगा। इसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभा की बात करेगा तो सक्षम प्राधिकारी होंगे अध्यक्ष। कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे सक्षम प्राधिकारी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसके अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के संबंध में असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना है। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, उसमें अगर हम लोग सूचना प्राप्त करने के लिए कहीं पे आवेदन करते हैं तो उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है उसको बताना है। तो कथन देख लेते हैं। व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभी प्राप्त करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति है इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से ऐसी फीस के साथ जो विहित निर्धारित की जाए अनुरोध करेगा। तो देखिए, आप लोग जैसे सूचना के अधिकार के तहत कहीं पे आप आवेदन डाल रहे हो, सूचना चाहिए आपको, है ना, सूचना के अधिकार के तहत आपको वहां का सूचना चाहिए आपको, तो आप आवेदन कर रहे हो, तो वहां का जो भी फीस लगेगा आपको, है ना, तो वो चीज आपको ही विहित करना है, वो चीज का पैसा आपको ही देना है। तो वो तो लिखित रूप में लिखा रहेगा या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो वो फीस आपको ही देना रहेगा। जैसे आप कहीं पे भी राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा रहे हो, आरटीआई लगा रहे हो कहीं पे, तो वहां पे उसके लिए फीस निर्धारित होगी, तो वो फीस किसको पे करना है? आपको करना है। अब दूसरा, अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित सूचना के विषय में संबंधित लोक प्राधिकारी अन्य लोक प्राधिकारी को 7 दिवस के भीतर आंतरित करेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आप किस आवेदन कर दिए, मान लीजिए जैसे आपने पीएचडी में पीडब्ल्यूडी जो है उस विभाग में आपको आवेदन करना था, वहां से इंफॉर्मेशन लेना था आपको सूचना के अधिकार के तहत, है ना, पर आपका जो आवेदन है कहाँ चला गया? पीएचई डिपार्टमेंट में चला गया, पीएचई डिपार्टमेंट में चला गया। ठीक है, तो वहां के अधिकारी क्या करेंगे? अरे ये तो हमारे यहाँ का आवेदन नहीं है, तो वही जो अधिकारी है ना वो पीडब्ल्यूडी भेज देंगे। वही अधिकारी क्या करेंगे? पीडब्ल्यूडी भेज देंगे। फिर वहां भेजने के बाद वो आपको भी इन्फॉर्म करके बताएंगे कि आपका आवेदन जो था वो गलत जगह पे आ गया था, तो हम लोगों ने क्या किया, आपने पीडब्ल्यूडी के लिए किया था तो हम पीडब्ल्यूडी वाले के पास भेज दिए हैं। तो ये बी जो ऑप्शन है वही चीज बोलना चाह रहा है, पर इसमें एक चीज गलत है। इसमें क्या बोल रहा है? 7 दिवस के भीतर। 7 दिवस के भीतर भेजेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा ना, तो 5 दिवस के भीतर। कितना? 5 दिवस के भीतर। कितने दिवस के भीतर भेजेंगे? 5 दिवस के भीतर। अब अगला सी, सूचना का अनुरोध करने वाले के लिए किसी कारण को व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जब आप कहीं से भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगते हो तो किस लिए मांग रहे हो, किस कारण से मांग रहे हो, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सूचना चाहिए, आप सूचना ले लीजिए, पर कारण मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को इस रीजन के कारण मेरे को ये सूचना चाहिए तो आप दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगले ऑप्शन में चलते हैं। आवेदक को केवल संपर्क के लिए ब्यौरा देने की आवश्यकता होती है। देखिए, आवेदक को ना अपना पूरा ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम, गांव, ये वो सब चीज यहाँ है ऐसा करके। उसको सिर्फ ना एक अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर देने की जरूरत होती है, ताकि जैसे आप आवेदक हो, आप मांगे हो इन्फॉर्मेशन, तो किस में भेजेगा? तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा? तो मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करेगा ना, तो आपको अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर देना होता है। ठीक है, एड्रेस और मोबाइल नंबर, बाकी संपूर्ण ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होती है।
तो यहाँ पे हमारा असत्य कथन पूछा था, तो बी हो जाएगा असत्य कथन, क्योंकि 7 दिवस के भीतर नहीं 5 दिवस के भीतर संबंधित लोक प्राधिकारी के पास भेजना रहता है। पीएचई के पास चला गया आपका आवेदन, भेजने वाले थे पीडब्ल्यूडी के पास, तो पीएचई वाले ही पीडब्ल्यूडी के पास भेज के आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ भाई पीडब्ल्यूडी के पास आपका आवेदन चला गया है। अब आपको वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदन को कितने दिन में सूचना उपलब्ध कराया जाएगा? अब देखिए, आप लोग सूचना के अधिकार के तहत कहीं पे आवेदन किए, तो वहां के जो आपके लोक प्राधिकारी हैं वो आपके आवेदन को कितने दिन में सूचना उपलब्ध कराएंगे, आपको कितने दिन के बाद सूचना देंगे, कितने दिनों में सूचना देंगे? तो सामान्यतः कितने दिनों में देंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 45 दिनों में, 30 दिनों में, 25 दिनों में या 5 दिनों में। तो जो इसके अंतर्गत लोक प्राधिकारी हैं वो आपको 30 दिन के भीतर, सामान्यतः कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, सामान्यतः 30 दिन के भीतर आपको सूचना उपलब्ध कराएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जैसे दिया हुआ है, जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जानी है, जहां भी सूचना जो है वो मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में विधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक उपधारा 6 के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का सदाय करेगा जो विहित किया जाए। मान लीजिए जैसे आपको सूचना चाहिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए, उसका डीवीडी या कैसेट जैसा भी चाहिए, या आपको एक लिखित में चाहिए, मौद्रिक में चाहिए आपको, तो जितना भी फीस लगेगा, है ना, जितना भी फीस लगेगा उसको क्या करोगे? आप पे करोगे। कौन पे करेगा? आप पे करोगे। अब दूसरा बोल रहा है, ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जैसे समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभावित नहीं किया जाएगा। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, बीपीएल कार्डधारी हैं आप लोग, तो आप लोगों को वो भी फीस नहीं लगेगा। आप लोगों को आरटीआई प्राप्त करने के लिए, सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए वो भी फीस नहीं लगेगा, आप लोगों के लिए वो भी फीस छूट है। उसके बाद अगला बोल रहा है, लोक प्राधिकारी उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप कहीं पे सूचना का अधिकार लगाए कि मेरे को सूचना चाहिए, और समय देते हैं कितने दिन का? 30 दिन का देते हैं। अब वो 30 दिन के भीतर आपको सूचना नहीं दे पाया, 30 दिनों के बाद अगर वो सूचना आपको देगा तो आपको कोई फीस पे नहीं करना है। यही लाइन को इस लाइन में बोला गया है। ठीक है। अब चौथा, किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाए जिससे उसे मांगा गया है। आप सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगे हो, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को लिखित रूप में चाहिए तो लिखित रूप में मिलेगा आपको, और आप बोलोगे कि छाया प्रति मेरे को दे दो तो छाया प्रति मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे कि आप बोलोगे डीवीडी दे दो, या जो भी प्रारूप होगा वहां का, या कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी, जो भी, तो वो उसी प्रारूप में आपको दिया जाएगा। तो इसका भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब आप लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? हमारा तो चारों सही है, तो इसका डी ऑप्शन जो है सभी सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन मार लीजिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सभी सही होगा। 1 2 3 व 4 सही है, दिख नहीं रहा है बोर्ड में, पर चारों सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10वां, यदि आवेदन सहायक लोक सूचना प्राधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है तो आवेदन के निराकरण हेतु समय सीमा होगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मान लीजिए जिस आपको लोक अधिकारी के पास करना था आवेदन, पर आपने किसके पास कर दिया? उससे नीचे के जो अधिकारी बैठे थे, सहायक लोक सूचना अधिकारी, उसके पास कर दिए। तो जो आवेदन के निराकरण हेतु समय सीमा होगी, तो आप देखिए आपने क्या किया, हेड को करना था, पर आप किसको कर दिए? नीचे लेवल पे बैठे हैं अधिकारी, उनको कर दिए। तो उस लोक सूचना अधिकारी के पास गए हैं, तो आवेदन के निराकरण के लिए समय सीमा कितनी होगी? तो ऑप्शन, जैसे हम लोग जानते हैं सामान्यता में कितना दिन लेते हैं? 30 दिन, है ना। अब आप तो भेज दियो भैया सहायक के पास, अब सहायक से वो उच्च अधिकारी के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो कितना दिन और बढ़ जाएगा? 5 दिन और बढ़ जाएगा।
तो 5 दिन बढ़ के कितना दिन हो जाएगा? 35 दिन। कितना दिन हो जाएगा? 35 दिन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जहां किसी अनुरोध को उपधारा 1 के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां यथा स्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को, देखो मान लीजिए आपने कहीं पे आवेदन किया हुआ है, ठीक है, पर वहां पे वो आवेदन अस्वीकृत कर दी गई है, वही चीज बोल रहे हैं, अस्वीकृत कर दी गई है, या आपको मतलब कि सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं देंगे बोल रहे हैं। अब किस कारण से दे रहे हैं, वो कारण तो बताना है ना। तो उसी बोल रहे हैं कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध करने वाले व्यक्ति, तो उसके बारे में जो कथन है उसको देखते हैं, ठीक है। ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण सूचित करेगा। तो देखिए, अब किसी भी लोक अधिकारी के पास ने आपने सूचना के लिए डाला हुआ है ना, आवेदन किया हुआ है कि मेरे को इसका सूचना चाहिए, पर वो लोक अधिकारी क्या किया कि आपको सूचना भेजा ही नहीं, 30 दिन हो गया भेजा नहीं उन्होंने, है ना, या फिर नहीं देंगे करके आपके आवेदन को खारिज कर दिए, तो उनको कारण बताना पड़ेगा कि किस लिए खारिज किए आपके आवेदन को, किस लिए उन्होंने आपको सूचना का अधिकार के तहत सूचना नहीं दी। यही ये लाइन बोल रहा है कि उनको सूचित करना पड़ेगा आपको करके। अब दूसरा, वह अवधि जिसके भीतर, ठीक है, भीतर कर लेना इसको, वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी, सूचित करेगा। अब देखिए, अवधि दिए रहते हैं 30 दिन, है ना, 30 दिन, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी। अब देखिए 30 दिन का हम लोग को टाइम दिए, यहाँ पे लिख देते 30 दिन का हम लोग को टाइम दिए। मान लीजिए 1 तारीख को आपने आवेदन किया, अब वो 10 तारीख के दिन आपको क्या किए, अस्वीकृत कर दिए, बता दिए कि आपका आवेदन जो है किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया ऐसे करके, तो उनको कारण देना होगा, कारण देना होगा। तो यही 30 दिन के जो भीतर है उसी दिन आपको कारण देना पड़ेगा, 30 दिन के भीतर ही, कि किस लिए आपने उनका जो आवेदन है, जो उन्होंने अपील किया था, उसको क्यों आपने खारिज कर दिया, ये तो इसी चीज को ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब अगला, ऐसा फीस के विषय में जो अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए आवश्यक हो सूचित करेगा। अब देखिए, जब किसी अधिकारी के पास आपने सूचना के लिए डाला तो उन्होंने आपकी सूचना को क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। अब अस्वीकृत कर दिया तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस लिए उन्होंने आपके आवेदन को खारिज कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि फीस के विषय में अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए आवश्यक हो सूचित, फीस का बात ही नहीं होता है उसमें, ये फीस से रिलेटेड जो है ये बातें नहीं होती है उसमें अपील प्राधिकारी के समक्ष, ठीक है। ये बस पॉइंट आपका जो है नहीं होगा, थर्ड वाला। तो आपका जो बी ऑप्शन है केवल 1 व 2 सही हो जाएगा। पहला लाइन क्या बोल रहा था, अस्वीकृत कर दिए, तो उसको बताओ भाई किस लिए अस्वीकृत कर दिए मेरे उस फॉर्म को, और अवधि बताना है इसमें। अवधि मान लीजिए 1 तारीख के दिन आपने अपील किया, उन्होंने 30 दिन के भीतर 10 ही दिन में बता दिया कि इस कारण से अस्वीकृत किया ऐसे करके, तो वही है जो अवधि है, आपको अवधि जो दिया जाता है ना 30 दिन, उसी के भीतर ही बताना है आपको, ताकि आपको सूचना, मान लीजिए आपका कोई काम उसके वजह से रुका हुआ है, आपको जल्दी से नहीं बता रहे हैं तो आपका काम तो रुक जाएगा ना, अस्वीकृत भी कर रहे हैं, आप फिर से दोबारा अप्लाई करेंगे तो उसमें तो टाइम जाया जाएगा ना आपका, तो वही चीज है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण के संबंध असत्य कथन है। जो संबंधित लोक सूचना अधिकारी होते हैं, जिनके पास हम लोग सूचना के अधिकार के लिए आवेदन लगाते हैं, उनके आवेदन के निराकरण, आवेदन जो लगाते हैं उसके निराकरण के लिए असत्य कथन क्या है पूछ रहा है। पहला, यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार के उल्लंघन से हो तो आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, जैसे हम लोग आवेदन लगाए कहीं, है ना, अपना आवेदन लगा दिए हम लोग, आरटीआई लगा दिए, तो वहां पे अगर मानव उल्लंघन से रिलेटेड है तो आवेदन कितने दिन के भीतर हो, 30 दिन के भीतर हो। आवेदन प्राप्ति कितने दिन के भीतर हो, 30 दिन के भीतर हो। अब दूसरा बोल रहा है, यदि सूचना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोप से हो तो आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर बोल रहा है। मान लीजिए यदि आप कहीं पे कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, उसके प्रति आप आरटीआई लगा रहे हो, है ना, तो उसके लिए जो आवेदन प्राप्ति है वो 30 दिन के भीतर होना चाहिए। अब उसके बाद सी ऑप्शन आप लोग का बोल रहा है, यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तो 45 दिन के भीतर,
यदि सूचना जो है तीसरी पार्टी से संबंधित हो तो 45 दिन के भीतर। तीसरी पार्टी क्या, जैसे कि मैं हूं, अगर मुझे किसी कंपनी के बारे में कोई सूचना चाहिए, है ना, तो उस कंपनी के बारे में मुझे सूचना लेना है, तो वो कंपनी जो होगी वो तीसरी पार्टी होगी, जो कंपनी होगी वो तीसरी पार्टी होगी। तो यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तो कितना दिन लग जाएगा, 45 दिन के भीतर। और अगर डी ऑप्शन देखते हैं, ऐसी सूचना की आपूर्ति जिसमें आवेदक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने को कहा गया हो, आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करने तथा आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उत्तर देने की दृष्टि से नहीं गिना जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए अगर आप कोई आवेदन किए हो, है ना, कोई आवेदन किए हो तो उसमें पैसा लग रहा है, अतिरिक्त शुल्क और लग रहा है, अतिरिक्त शुल्क और लग रहा है आपको। जैसे मान लीजिए जैसे आपने हार्ड कॉपी मांगी थी किसी चीज की, तो ये जो हार्ड कॉपी होती है ना, 50 पन्ने की हार्ड कॉपी जो होती है वो आपका 100 रुपए तक हो जाता है प्रति। आगे पढ़ेंगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो 100 रुपए तक अगर होगा 50 पन्ने की प्रतिलिपि तो आपको फ्री में देंगे सूचना के अधिकार के तहत। पर मान लीजिए अगर 50 कॉपी से अधिक हो गया वो और 100 रुपए से ज्यादा हो गया तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा ना, तो वो शुल्क आपसे मांगेंगे। तो वो जो अवधि है ना, अवधि उसको उत्तर देने की दृष्टि से नहीं गिना जाएगा बोल रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल उस अवधि को हम लोग नहीं गिनेंगे कि वो 30 दिन में ही काउंट होगा क्या करके, तो उसी चीज को ये बोल रहा है, उत्तर देने की दृष्टि से नहीं गिना जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार के उल्लंघन से हो तो आवेदन प्राप्ति 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर नहीं, यहाँ पे आएगा 45 दिन के भीतर। ठीक है, असत्य कथन पूछा था, ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का असत्य। 30 दिन के भीतर नहीं, अगर आपका मानव अधिकार के उल्लंघन से रिलेटेड है आवेदन तो 45 दिन के भीतर आपको सूचना मिलेगी। और अगर भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप है तो आपको कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। और तीसरी पार्टी से संबंधित हो तो 45 दिन के भीतर। और ऐसी सूचना जिसमें आपका अतिरिक्त शुल्क लग रहा है, तो अतिरिक्त शुल्क लग रहा है, आपको बताया अतिरिक्त शुल्क इतना लग रहा है, आप शुल्क जमा किए तो वो वाले दिन को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अतिरिक्त दिन नहीं गिना जाएगा, नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस अधिनियम के धारा 7 के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके संबंध में असत्य कथन क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जब आप लगाते हो तो आप गरीबी रेखा के नीचे आते हो ना, तो आपको कोई शुल्क नहीं लगता है। सामान्यतः 10 रुपए का शुल्क लगता है, पर अगर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हो, बीपीएल कार्ड धारी हो, तो आपको पैसा नहीं देना होता है। तो उसी के बारे में कथन दिए हुए हैं, उसको हम लोग को देखना है कि कौन सा असत्य कथन है। तो देखते हैं। जैसे पहला बोल रहा है आपका कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है, यदि आवेदक जानकारी मांग रहा है और वो जो जानकारी उसके जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें वहां मांगी गई है। देखिए, हम लोग आवेदक किए हैं, मान लीजिए मैं ही आवेदक हूं और मेरे जीवन से संबंधित है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए जिस भी प्रारूप में मैंने मांगा है। मान लीजिए मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी है कि यहाँ पे क्या हुआ था, दे दीजिए, मेरे जीवन से रिलेटेड है करके, तो वो लोग उसी प्रारूप में ही रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही मेरे को वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको देंगे। ये पहला लाइन बोल रहा है। दूसरा, चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं है, जो जानकारी है अगर मैं मांग रही हूँ और मेरे से संबंधित नहीं है, परंतु यदि जानकारी 20 छाया प्रति, अभी इसी चीज का डिस्कशन हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, 50 छाया प्रति पृष्ठों या तैयार करने में 100 रुपए के खर्चे में दी जाएगी, है ना। 50 छाया प्रति कराया पृष्ठ का और 100 रुपए का लागत आया, तो वह जानकारी चाहे गए स्वरूप में उपलब्ध कराई जाएगी। तो जी हाँ, जो 50 छाया प्रति पृष्ठ है ना और 100 रुपए तक का खर्च आ रहा है, तो आपको वो दे देंगे। पर अगर इससे ज्यादा हो जाएगा ना, 50 छाया प्रति से अधिक होगा, तो वो क्या करेंगे, आपको बुलाएंगे, आप आके निरीक्षण करो। अगले लाइन में वही लिखा हुआ है, यदि मांगी गई जानकारी 50 छाया प्रति पृष्ठों से अधिक है, 100 रुपए से भी अधिक खर्च आ रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, धारा 7(9) के अधीन कारण अभिलेखित कर आपको बता के कि नहीं भैया 50 छाया प्रति से अधिक हो रहा है और पैसा 100 रुपए से अधिक लग रहा है, तो आप खुद आओ, कार्यालय आओ और अभिलेखों को देखो, अवलोकन करो करके उनको निवेदन भेजा जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन मांगे रहेंगे ना उनको।
ठीक है। अब अगला बोल रहा है समान स्थिति में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में 25 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो अभी हम लोग देखे थे, इसका क्या देखे थे कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में कितने दिन के भीतर, इसके ऊपर ही देखे थे हम लोग 45 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 45 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क के विषय में कथनों पर विचार करे करके। देखिए जो सूचना का अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो टर्म्स है ना, वर्ड्स हैं, वो कठिन कठिन है। तो लिखे वाले को आप एकदम से समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ पाओगे। मैं जो बता रही हूँ उन कथनों पे ध्यान दो, उन वर्ड्स पे आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोगों को अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहे हैं एडीओ के, और जो नए नए डाटा लेके आ रहे हैं हम लोग, हमारे सर लोग जो लेके आ रहे हैं, योगेंद्र सर जी लेके आ रहे हैं, दीपक सर जी लेके आ रहे हैं, तो हमारे कोर्सेज में उपलब्ध है वो वीडियो। तो आप लोग चाहो, अगर आप लोग को लग रहा है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, आप और लोगों से आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे कि 15 नंबर का पीजीडीआरडी वालों को ऐसे ही मिल रहा है, तो सामान्य लोगों से तो वो लोग ऐसे ही आगे चल रहे हैं। तो आप लोगों को अगर आगे होना है, आप लोग को लगता है कि पढ़ाया वो बहुत बेनिफिशियल, तो एक बार कोर्स जरूर लीजिए, ताकि आप पीजीडीआरडी वालों को भी मात दे दे पढ़ने में। तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। इसमें क्या बोल रहा है कि शुल्क के विषय में हम लोगों को कथन देखना है। ठीक है, शुल्क के विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लगाते हैं ना हम लोग, तो शुल्क संबंधित कथनों के बारे में देखना है, जो कि धारा 7 के अंतर्गत आता है। ठीक है, धारा 7 के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक A4 साइज या A3 साइज। हमारा जो ये जो A4 साइज पेपर होता है और A3 साइज पेपर होता है ना, कागज के लिए 2 रुपए बता रहे हैं ये कि जैसे आप कहीं पे सूचना का अधिकार मांगे, अब आपको पेज में चाहिए कि मेरे को इसमें दो करके, तो वही बता रहा है कि A4 साइज का पेपर लोगे या A3 साइज का पेपर लोगे तो प्रतिलिपि आपको 2 रुपए पड़ेगा करके। अब दूसरा, बड़े आकार के कागज पर बड़े आकार के कागज लोगे तो प्रति वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य। अब देखो, बड़े आकार का कागज जितना भी प्रति का रहेगा, जितना भी उसके पृष्ठ प्रति रहेंगे, है ना, तो उसका वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य जितना लगेगा वो चीज बोल रहा है। दूसरा, नमूना अथवा मॉडल के वास्तविक या लागत मूल्य। अब देखो, मान लीजिए कोई नमूना या मॉडल के रूप में आप सूचना के अधिकार से सूचना मांगे कि मेरे को यही नमूने के रूप में आप दे दो करके, कैसेट के डीवीडी के फॉर्म में दे दो आप कॉपी करके, तो जितना भी लागत आएगा ना, वो लागत आपसे लेंगे वो शुल्क के रूप में। अब और उसके बाद घ ऑप्शन बोल रहा है, अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, उसके पश्चात प्रत्येक घंटे के लिए 5 रुपए की शुल्क लगेगी करके। अब मान लीजिए आप अभिलेख मंगाए उनसे, मतलब कि वहां का जो भी चीज डाटा है उसको, है ना, तो वो चीज को खुद देख रहे हैं ना, तो उसके लिए 1 घंटे तक तो कोई शुल्क नहीं लेंगे, है ना, निरीक्षण के लिए जो भी डाटा आप देख रहे हैं उसके लिए 1 घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे। लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगा ना, तो प्रत्येक घंटे के लिए वो आपसे कितना रुपए लेंगे? 5 रुपया लेंगे। कितना रुपए लेंगे? 5 रुपए। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पहला कथन देखा था, A4 साइज 3/4 साइज कागज के लिए 2 रुपए ले रहे हैं, बड़े आकार के कागज के लिए जितना भी प्रति पेज लगेगा पैसा उतना पैसा लेंगे उन लोग। और नमूना और मॉडल बनवा रहे हो आप, जैसे कैसेट से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि इतने इसी कैसेट में बना के दे दो करके, तो उसका जितना लागत आएगा वो। और निरीक्षण कर रहे हो आप खुद अभिलेखों को, तो 1 घंटे के लिए तो कोई शुल्क नहीं लेंगे, पर 1 घंटे से ज्यादा देर तक आप डाटा देख ही रहे हो या दिखवा रहे हो उनको, तो 5 रुपए की शुल्क लगेगी प्रत्येक घंटे के हिसाब से। तो डी ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अपीली अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी के, देखिए जब हम लोग सूचना के अधिकार के तहत जब सूचना के लिए डालते हैं, है ना, आवेदन करते हैं, तो हम किसको करते हैं? लोक सूचना अधिकारी को करते हैं। पर आप लोक सूचना अधिकारी को ना करके सीधा किनको कर रहे हो? अपीली अधिकारी को। किनको कर रहे हो? अपीली अधिकारी को कर रहे हो। प्रथम अपील कहलाता है वो। एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, जो अपीली अधिकारी को हम लोग करेंगे, लोक सूचना अधिकारी को ना करके वरिष्ठ अपीली अधिकारी को कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रथम अपील कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम अपील। इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। जब लोक सूचना अधिकारी को ना करके आप सीधा वरिष्ठ अपील अधिकारी को करोगे तो कौन सा अपील कहलाता है? प्रथम अपील कहलाता है।
अब देखो, तो लोक सूचना अधिकारी को ना करके सीधा बड़े को कर रहे हो आप, तो किन कारणों से, किन वजहों से कर रहे हो, वो चीज को यहाँ पे देखना है हम लोगों को। तो पहला, यदि उसे निर्धारित समय में सूचना प्राप्त नहीं हुई हो। मान लीजिए आप लोक सूचना अधिकारी को डाले हो, आवेदन किए हो कि मेरे को सूचना चाहिए करके, पर वो लोक सूचना अधिकारी क्या किया, आपको निर्धारित समय में भेजा ही नहीं। निर्धारित समय कितना होता है सामान्यतः 30 दिन, भेजा ही नहीं। तब आप सीधे वरिष्ठ अपील अधिकारी को क्या करोगे, प्रथम अपील लगा दोगे। दूसरा, यदि वह लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो, विनिश्चय से व्यथित हो मतलब ये बोल रहा है वो जो लोक सूचना अधिकारी है वो उसके आवेदन को खारिज कर दिया है ना, और वो व्यथित हो गया है बेचारा आवेदक, तब जाके वो क्या करेगा, प्रथम अपील लगाएगा। किसको लगाएगा, अपीलीय अधिकारी को, ठीक है। अब तीसरा बोल रहे, यदि वह प्राप्त सूचना से असंतुष्ट है। अब जो लोक सूचना अधिकारी है वो उसने उसको सूचना प्रोवाइड कर दिया, ये सूचना है भाई, ये इन्फॉर्मेशन है, पर जो मैं आवेदक हूं, मैंने आवेदन लगाया था, मेरे को लोक सूचना अधिकारी ने दे दिया, ये है इन्फॉर्मेशन, अब मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं किन के पास जाऊंगी, हेड के पास जाऊंगी। हेड कौन, अपीलीय अधिकारी के पास प्रथम अपील लगाऊंगी। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। एक एक लाइन को डिफाइन किया है मैंने, अच्छे से सुनिएगा, सभी सही हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्ति के लिए कितने दिवस के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है, कितने दिवस के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है। देखिए, जो प्रथम अपील जो है कब करते हैं, प्रथम अपील कब करते हैं, मैंने बताया जो लोक अधिकारी है, आपको जैसे भेजा इंफॉर्मेशन, आप संतुष्ट नहीं हो, तब आप करते हो प्रथम अपील। तो उसी में अभी समय सीमा को पूछ रहा है। मान लीजिए आप जो संबंधित लोक अधिकारी को भेजे, 1 तारीख के दिन भेजे, 1 मार्च को भेजे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, आपको 10 मार्च के दिन भेज दी इंफॉर्मेशन, 10 मार्च को क्या किया, इंफॉर्मेशन भेज दी। अब आप संतुष्ट नहीं हो, अब आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आपका जो सामान्यतः 30 दिन होता है ना, इसी दिवस के भीतर भी आप क्या करोगे, प्रथम अपीलीय अधिकारी को क्या करोगे, आवेदन कर दोगे। प्रथम अपील कर दोगे, किसको कर दोगे, हेड को, जो सामान्य लोक अधिकारी था ना उसके हेड को प्रथम अपील लगा दोगे आप। आपको तो इंफॉर्मेशन इस दिन मिल गया है ना, और आप संतुष्ट नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप क्या करोगे, जो आपका डेट और बचा था ना जो 30 मार्च, उसी के भीतर आप क्या कर दोगे, अपील कर दोगे। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 30, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि प्रथम अपील कब, कितने दिवस के भीतर लगा सकते हो। अब आप जब प्रथम अपील किए थे संबंधित लोक अधिकारी से, तो उन्होंने क्या किया, 10 दिन के भीतर भेज दिया। अब आप हो गए असंतुष्ट, मेरे को तो वो नहीं, असंतुष्ट हो, मेरे को और अच्छा चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आप प्रथम अपील इसी 30 दिन के भीतर ही लगा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस अधिनियम के अधीन अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में निम्न में से कौन सी जानकारी देना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसके बारे में अभी हम लोग ऊपर में भी देखे थे कि जैसे आप आवेदन कर रहे हो, कहीं पे आवेदन लगा रहे हो, है ना, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए आरटीआई 2005 के तहत, तो उसके लिए आपको कौन सा जानकारी देना है। तो मैंने बताया था आपको अपना पूरा ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोबाइल नंबर देना है ताकि वो लोग आपके पास कांटेक्ट कर सके, है ना। आपको देंगे इन्फॉर्मेशन तो कांटेक्ट करके देंगे ना, एड्रेस मेंशन करना है आपको, बाकी आपको कुछ देना नहीं है, उसी चीज का है। अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, और दूसरा बोल रहा है जन सूचना अधिकारी का नाम तथा पद नाम। जो जन सूचना अधिकारी है जिनके पास आवेदन कर रहे हो आप, उनका नाम और पद नाम लिखना है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना ना देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस, जो जन सूचना अधिकारी है उनके द्वारा सूचना ना देने पे और भ्रामक जानकारी देने पे अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समय अवधि में जानकारी ना देने का स्पष्ट उल्लेख। अब देखिए, जब आप आवेदन करोगे, है ना, आप लोग आवेदन करोगे तो क्या करोगे, उसमें ये सब मेंशन करना जरूरी है कि भ्रामक जानकारी दे दिए या फीस का भुगतान कर दिए या आदेशों का अथवा समय अवधि में जानकारी हमको इतने समय में चाहिए था, इतने समय में नहीं दिए, ऐसा करके ये बोल रहा है। अब अगला डी, सूचना से संबंधित कारणों का उल्लेख, सूचना से संबंधित कारणों का उल्लेख। देखिए, सबसे पहले मैंने शुरू में ही बताया था, जब आपको किसी भी विभाग का इंफॉर्मेशन चाहिए आरटीआई के तहत, तो आप किस रीजन से मांग रहे हो वो चीज उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। आप किस रीजन से मांग रहे हो उस चीज को उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को इस रीजन के कारण आपका ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये चीज उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उनको बोल सकते हो कि मेरे को सूचना चाहिए, आप दो।
सीधा आवेदन कर सकते हो, सूचना चाहिए सूचना दो, वो लोग देंगे। वो आपसे कारण नहीं पूछेंगे कि आप किस लिए मांग रहे हो करके, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है। तो यहाँ पे आवश्यक नहीं है, तो ये सूचना से संबंधित कारण उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम और पता दे सकते हो, जन सूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम दे सकते हो। जन सूचना अधिकारी, अरे भैया ये जो सूचना अधिकारी जिसको दिए थे आप सूचना मांगने के लिए, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो वो सब रीजन लिख के ही तो हेड को देंगे ना कि इन्होंने अस्वीकार कर दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार के कारण जानकारी भ्रामक जानकारी दे दी, भ्रामक जानकारी दे दी, या फीस भुगतान करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये सब लिखना। पर सूचना से संबंधित कारणों का उल्लेख कि इस कारण से मेरे को सूचना चाहिए, उस चीज को आपको उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18वां, इस अधिनियम के अधीन अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील किए जाने के कितने दिन के भीतर सामान्य तौर पर अपील का निराकरण किया जाएगा? निराकरण किया जाएगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन सामान्य अधिकारी जो लोक अधिकारी होते हैं हमारे, उनके पास करते हैं, है ना। अब वो किसी कारण से अस्वीकृत कर दिए या उनका जो हमको इंफॉर्मेशन मिला था उससे हम संतुष्ट नहीं है, तब हम क्या करते हैं, हेड को प्रथम अपील लगाते हैं। जो हमारे हेड होते हैं उनको प्रथम अपील लगाते हैं। तो कितने दिन के भीतर निराकरण करेंगे? तो सामान्य तौर पे पूछ रहा है, तो सामान्य तौर पे कितने दिन के भीतर करेंगे? वो 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। और विशेष परिस्थिति में जो प्रथम अपील लगाए हो आप, हेड को लगाए हो ना प्रथम अपील, 30 दिन के भीतर अगर नहीं कर पाए हैं तो 45 दिन के भीतर पे करेंगे। वो भी कब? विशेष परिस्थिति में। कब? विशेष परिस्थिति में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है, इस अधिनियम के अधीन प्रथम अपील की कार्यवाही एक, जो प्रथम अपील हम लोग लगाते हैं, सामान्य अधिकारी के पास तो लगा दी इन्फॉर्मेशन, पर वो हमको अच्छे अस्वीकृत कर दिया आवेदन या फिर अच्छे से डाटा नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, प्रथम अपील लगाते हैं। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो क्या ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या न्यायिक प्रक्रिया है, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि आप पहले से ही तो आवेदन कर चुके हो, जो इसके समक्ष अधिकारी थे, जो नीचे स्तर में बैठते हैं उनको, है ना। और ये जो आप अपील करते हो ना, ये जन संपर्क विभाग को भी ये बताते हैं कि आपने अपील किया हुआ है करके। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। मैम कैमरा ऑन रहेगा ना?